ऐसा क्या इस पूरे मामले को इस एंगल से देखा जाना चाहिए, जिसकी बात कहीं रंजीत भी कह रहे थे कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि अब आधुनिक युग में इस तरह की बातें कहना थोड़ा सा लगता है और कि हम कहीं बहुत बड़ी बात करें, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी जगहों पर कई कई जगहों से ऐसी खबरें जो आती हैं, क्या उसका भी एक इन्फ्लुएंस इस पूरे मामले पर हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। भारत में भी और पूरी दुनिया में जी। चाइल्ड राइट्स के उल्लंघन ज्यादातर मामले ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे भी बहुत ज्यादा लगते रहे हैं, हाँ। जो चाइल्ड राइट्स को सेव करने की बात करते हैं। हाँ। तो ये बात सत्य है कि ये संस्था, और ज्यादातर क्या होता है कि ये जो मैकेनिकल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि हाँ। फोस्टर पेरेंट्स का सिस्टम, अनाथ बच्चों के लिए होम बना दीजिए, लेकिन वहां का जो पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की है कि वहां के लोग ड्रग एडिक्ट हो गए या किसी भी तरह की दो पति पत्नी अलग हो गए, तो ऐसे में तो फोस्टर वाली पोजीशन ठीक है, लेकिन जबरदस्ती इस तरह की चीज करना, और इसमें कोई कैमरा तो नहीं लगा रखा है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आप देखिए कि कोई हमारे देश में कोई विदेशी आती है तो अपने बच्चे को पीठ में या आगे रखती है, तो क्या हम उसको रोकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, आप गोद में लीजिए और ऐसा करिए? ऐसा कोई दुनिया में भी कोई ऐसा कानून नहीं हो सकता है। तो मैं अजय जी को एक राय देना चाहूंगा। पहला ये है कि एक तो वो वहां पे अपर कोर्ट होती हैं, नॉर्वे में, तो ओस्लो में, तो अपर कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, विदेश मंत्रालय को या विदेश मंत्री को पत्र लिखें कि इसमें भारत सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए कि एक भारतीय नागरिक और भारतीय बच्चे का मामला है जी, और उसके अधिकार का मामला है, इसमें भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको इस पे लिखें। और तीसरी चीज है कि हमारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वो ओस्लो में भी है। अगर हमें ये सारा तथ्य मिलता है तो जितने भी ओस्लो में चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके साथ मिलकर जाके कोर्ट में हम लोग वहां पे PIL कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि आपका पोता जो है सही जगह अपने बेटे के पास आ पाए। बिल्कुल, ये वो रास्ते हैं जो कि अब राकेश जी बता रहे हैं, उन रास्तों के जरिए निश्चित रूप से ये बच्चे अपने माँ बाप तक पहुंचेंगे। अजय जी आप सुन रहे होंगे, हम आप तक आएंगे, लेकिन रंजीत का एक बार फिर से रुक करते हैं। रंजीत, ये पूरा मामला आप सुन रहे हैं और जो अब एक कुछ रास्तों की गुंजाइश कहाँ बनती है और वो रास्ते कैसे हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? राकेश, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक रास्ता जरूर है कि जाकर के हम अपर कोर्ट में जाकर वहां एक PIL करें और एक खास करके इस संदर्भ में हम अपनी बात रखें, वहां की जो कल्चरल डिफरेंस है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो सांस्कृतिक विविधता है, भिन्नता है, बच्चों के लालन पालन में जो तौर तरीके में जो अंतर है उस पर गौर किया जाना चाहिए। और किसी और लालन पालन बच्चों का कैसे होगा, हर संस्कृति, हर समाज, हर परिवार अपने तरीके से उसको तय करता है और इसको कम से कम जो हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक जो मूल्य हैं, परंपरा, उसको भी उसके प्रति भी उस पर भी गौर किया जाना जरूरी है। इसमें गौर करने वाली बात, दूसरी जो बड़ी बात है इसमें राकेश, वो ये है जी कि ज्यादातर ऐसे मामलों में कामयाबी नहीं मिलती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, क्योंकि जो ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं इनका एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा गिरोह है जिसमें कि इस तरह के CPS सोशल वर्कर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, फोस्टर पेरेंट्स हैं, सोशल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब का एक नेक्सस है और ये मिल करके इन अपने फायदे के लिए इस तरह के काम करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे एक उदाहरण के तौर पे कि वहां अखबारों में और दूसरे जो प्रचार माध्यम है उसके जरिए बड़े बड़े एड्स, विज्ञापन दिए जाते हैं फोस्टर पेरेंट्स बनने के लिए और उसके बदले में, उसके एवज में उन्हें 40,000 यूरो हर साल 40,000 यूरो जो है इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है, उन खर्च के तौर पे दिया जाता है। मेडिटेरेनियन में पेड हॉलिडे दिया जाता है और कई तरह के दूसरे पर्क्स और टैक्स में जो है वो उन्हें छूट मिलती है। सवाल ये है कि जब आप इस तरीके से फोस्टर पेरेंट्स बनाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए आप बनाते हैं फोस्टर पेरेंट्स और परिवार को तोड़ने के लिए, दरअसल वहां क्या एक कॉन्सेप्ट ये है राकेश की जो बच्चे हैं दे बिलोंग्स टू स्टेट, वो स्टेट की जवाबदेही है, परिवार के नहीं। वो ये मानते हैं कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। असल में बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे होगी ये इसका एक अलग विज्ञान है और उस विज्ञान के हिसाब से ही उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए।
उसमें जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो पारिवारिक मूल्य हैं, उसकी तरजीह बिल्कुल नहीं वहां दी जाती है और इसी वजह से इस तरह के मामले सामने आते हैं और इसीलिए वहां एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा गिरोह तैयार हो गया है जो कि ऐसे मामलों में बहुत पावरफुल है और वो हर लेवल पर जाकर के इसे अपोज करता है और ज्यादातर मामलों में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को वहां पर मात मिलती है। लेकिन इस मामले में भारत सरकार अगर दखल दे, जैसा कि अजय जी भी बता रहे थे कि भारत सरकार अगर दखल दे, उसे इस बात को बहुत वहां मजबूती से उठाना चाहिए कि ये भारतीय नागरिक हैं और यहाँ हमारे जो कानून हैं या हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके अनुसार हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे होगी आप हम पर थोप नहीं सकते हैं। हाँ, आप हमारा बच्चा हमें वापस दीजिए और इन्हें वापस आना, वहां से वापस लौट आना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब तक सरकार इसमें सख्ती से पेश नहीं आएगी तब तक वहां इनके बच्चों की कस्टडी ने फिर से मिलना बहुत मुश्किल होगा राकेश, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि वहां एक बड़ा गिरोह है जो संगठित रूप से काम करता है, परिवारों के खिलाफ, परिवार को तोड़ने में उनकी अहम भूमिका होती है। इस मामले में भी जैसा कि अभी सामने आ रहा है, आप सोचिए कि किस तरीके से एक माँ जिसका बच्चा छीन लिया गया हो उससे, वो रोते बिलखते हुए जब पुलिस के पास पहुंचती है तो इस तरह के जो सीपीएस के लोग हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लोग हैं, उन्होंने वहां पर दलील दी पुलिस के सामने और कोर्ट में जाकर के कि इसकी माँ मेंटली अनस्टेबल है। उसका एक और प्रमाण है कि ये जाकर थाने में रो गिड़गिड़ा रही थी। तो जिसका बच्चा उससे छीन लिया जाएगा और रोएगी नहीं तो क्या करेगी? सवाल यह है कि जहां लोग इस तरीके, जहां संवेदना और जहां सोचने का ढर्रा ये हो, वहां पर आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसे में जरूरी है कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और इनके बच्चों को इन्हें वापस दिलाना चाहिए। राकेश, बिल्कुल, आपने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है अपने हिसाब से और वो निहायत वैज्ञानिक पैरामीटर आप कहते हो, लेकिन वो हमारे तो कम से कम संस्कृति में और हमारे समाज में कहीं फिट से नहीं बैठते और इंसानियत के खाके में कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। उषा जी, ऐसे कानून और या इस तरीके से जो वहां पर किया जा रहा है, माँ पहुंचती है रोते बिलखते हुए और उसे जो सीपीएस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है क्योंकि अपने बच्चे के लिए रो रही है, तो ये क्या दिखाता है? ये क्या वास्तव में जो कानून है ये मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए कानून बनाए गए हैं? कहीं भी संवेदनाएं इसमें इस कानून में नजर आती है, कहीं संरक्षित होती है? ये बिल्कुल अमानवीय है। तो क्या एक माँ से जिसका दूध पीता हुआ बच्चा छीन लिया जाएगा तो वो हंसते हुए जाकर कहेगी कि मेरा बच्चा दे दीजिए और बहुत बहादुरी से खड़ी रहेगी मुस्कुराते हुए? कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि जबकि मैं उन लोगों से जुड़ी, मैं माँ नहीं हूँ किसी की, लेकिन ये सब बातें देख के मेरे आँख में स्वयं आंसू आ गए। मुझे खुद ही दुख होने लग गया उन माता पिता के लिए, उस दंपति के लिए, उस दादा दादी के लिए। तो संवेदनहीन और एबनॉर्मल तो वो लोग हैं जो संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, हमारे समाज की भावनाओं को नहीं समझते, एक माँ और बच्चे के संबंधों को नहीं समझते हैं, एक दादा दादी के संबंधों को नहीं समझते हैं। इसी प्रकार जैसे परिवार और ये सब टूटता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है, तो ये लोग तोड़ने की प्रक्रिया में लगे हैं, जोड़ने के में नहीं लगे हैं। इसीलिए हम, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार इसमें एक कड़ा कदम उठाए और बिल्कुल हस्तक्षेप करके उन बच्चों को माँ बाप को दिलवा दे। राकेश जी, ऐसी जो संभावना, जो कहीं से भी एक उम्मीद की किरण नजर आती है, आपने कहा कि ये संभव है कि इन बच्चों को वापस घर पर लाया जाए और जो रास्ते भी आपने कुछ बताए, लेकिन जिस तरह का वहां पर ताना बाना है, जिस तरह का सिस्टम एक डेवलप किया गया है वहां पर, ऐसे सिस्टम में कितना संभव हो पाएगा, कितना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, भारत सरकार अगर हस्तक्षेप करे, क्योंकि वो भारतीय नागरिक, ठीक है, उन पे कानून, देखिए वहाँ का जो कानून है वहाँ के नागरिकों पे लागू होता है और वहाँ की जो व्यवस्था है, संस्कृति है, उसके हिसाब से तो फिट बैठता है। हाँ, और जो आपके इनपुट एडिटर ने कहा कि जो पूरा का पूरा वहाँ पे मैकेनिज्म बनाया गया है, वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं और वो कानून की भाषा समझते हैं, संवेदना, मानवीय संवेदना, ये सब चीज उनके डिक्शनरी में ही नहीं है और सीधे पैसे की बात समझते हैं कि इतना पैसा इसमें मिलेगा, इसमें इतना पैसा मिलेगा और इसको हम बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एकदम मैकेनिकल तरीके से बच्चों को पालने का तरीका है। हाँ। और वही चीज धीरे धीरे दूसरे देशों में भी होती है और भारत में भी ये धीरे धीरे चलन आ रहा है। हाँ। लेकिन इसमें भारत सरकार बहुत गंभीरता से, कड़ाई से अगर कड़ाई वाला रुख नहीं अपनाती है तो बहुत मुश्किल होगा। और क्योंकि अब एक आदमी जो वहां प्रोफेशनली काम कर रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रोज रोज नहीं जाएगा या उसके अपर जो कोर्ट है उसमें नहीं जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर भारत सरकार हस्तक्षेप करे कि भाई हमारा कानून है,
हमारा नागरिक है, हमारे नागरिक को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई इस तरह, अच्छा, कोई एक तो बच्चे हैं, जी। वो बालिग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनके माँ बाप या पेरेंट्स ने अगर कोई इनके ऊपर कोई एलिगेशन होता, हाँ। उसके बेस पे अगर होता, ये तो बच्चों का एलिगेशन है कि बच्चों को जो है पाल नहीं पा रहे हैं। हाँ। ये एलिगेशन कोई रीजन नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं रीजन हो सकता है। हाँ, वो कानून भी, अब मुझे पता नहीं है कि वो इस तरह का कानून है या नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं, अगर- टेक्निकली कुछ ऐसे चीजों को लगा के और इन्होंने बच्चों को ले लिया है अपने अंडर में। हाँ। तो ये निश्चित रूप से इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इनके माँ बाप को, इनके दादा दादी को तुरंत करना चाहिए। अगर हमारी कभी कहीं जरूरत पड़े तो हम यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है बच्चों के लिए, वहां पे हम जा सकते हैं। जी। मंतोष चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भट्टाचार्य परिवार है, उनके परिजन हैं, उनसे भी बात करते हैं। मंतोष जी, ये हम पूरी कहानी समझ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर एक गैर इंसानी तरीके से इन बच्चों को अलग किया गया है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी कि रास्ते क्या हो सकते हैं। आपने अपने स्तर पर कहाँ कहाँ दस्तक लगाई ताकि ये बच्चे अपने मम्मी पापा तक पहुंच जाएं? हेलो जी मंतोष जी, हाँ बोलिए। मैंने कहा कि आपकी तरफ से क्या कुछ आपने कहाँ कहाँ दस्तक दी ताकि ये बच्चे जो है अपने घर वापस पहुंच जाएं? हाँ, हम तो बहुत सारे जगह कोशिश किया है, लेकिन हाँ। आज पहले बार हम प्रेसिडेंट को का जा सका। प्रेसिडेंट जी से बात हुआ, ठीक। उन्होंने सब सुन के हाँ। आश्चर्यान्वित हुआ। उन्हें एस्टोनिश हुआ कि हाँ। ऐसा हो सकते। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बोला कि अब मेरा इतना साल हो गया और हाँ। लेकिन ये बात हमें आज तक सुना नहीं, हाँ। पहले बार हाँ। सुना है। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे बच्चे को वापस आने के लिए। हम उनको रिक्वेस्ट किया है जे आप नॉर्वे गवर्नमेंट के जो राजा है जी उनसे बच्चा मांगिए, जो बच्चा हमारा बच्चा हमको फेरत दीजिए। जी। ये तो बात उनकी किया तरफ है। जी, उन्होंने आरती आपकी जनाया बात, है। हाँ, उन्होंने आपकी बात सुनी और राष्ट्रपति खुद जो है बहुत अचंभित हुई कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि कब तक ये उम्मीद रखी जाए कि बच्चे वापस लौटेंगे? बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको माँ बाप की बहुत जरूरत है। ये बात तो उन्हें नहीं ऐसा बोला, लेकिन हाँ। उन्होंने बोला ना जे हम कोशिश कीजिएगा बच्चा वापस लाने के लिए। ठीक। हम चेष्टा कर रहा है, चेष्टा करेगा। हमको सब कागज जो है फलाना चीज वो ले लिया। उन्हें हाँ। छवि भी देखा। हाँ। उन्होंने बोला कि हम जरूर कोशिश करेंगे। अब जी। चिंता मत ये कीजिए, हम चेष्टा करेंगे। जी ही मंतोष जी, बोला। कब आपकी मुलाकात हुई है इस पूरे मसले को लेकर के राष्ट्रपति से? हाँ, राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात हुआ है। कितने दिन हो गए अभी तक? हम तो बहुत चेष्टा किया। अभी तो बच्चा तो मई महीना 11 मई 2011 में ले लिया। हाँ। इसके बाद हम 31 नवंबर सुना जे बच्चा को 2 फॉस्टर फैमिली में के 18 साल उम्र तक उसको हिफाजत पे ले लिया। बाप माँ को साल में 2 बार 1 घंटा के लिए देखेंगे। ऐसा सुन के तो हमको क्या बोले, हमको तो क्या असर पड़ा है। तो हमको वाइफ हमको बोले क्या असर पड़ा है। तो बिल्कुल ये बात में उसको बोल नहीं सकते, लेकिन हम डोर टू डोर ट्राई किया। हम मंतोष जी बिल्कुल हेल्प थी हमको साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हेल्प किया बहुत। वो लोग बहुत चेष्टा किया, वो लोग आवाज भी उठाया। लेकिन हम इतना दूर तक कभी पहुंचा नहीं। हम आज प्रेसिडेंट के पास जाने सका। उनको हमारा दुख का बात बोला, उन सुनने में आश्चर्य नहीं हुआ।
she's assured us she is doing something. जी That's all. मंतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने विशेषज्ञों के साथ और बैठे हैं यहाँ पर, हर पक्ष पर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर रास्ते निकलें, ये बच्चे जल्द से जल्द अपने माँ बाप तक पहुंचे। और यकीन मानिए इस दुख की घड़ी में ये जो परेशानी है, जो चिंता है, इसमें हम सभी आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आप इस पूरी घटना को लेकर के परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों बच्चे जो है ये जल्द से जल्द पहुंचे, वैसे ही हम भी चाहते हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्या वो रास्ते हो सकते हैं जिसके जरिए ये बच्चे अपने घर तक पहुंचे। और इस पूरी घटना को लेकर के कई प्रतिक्रियाएं हमारे तक आई हैं पटना से, वो हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। हादसे में खिलाने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो उन लोगों ने किया, जैसे पुलिस अरेस्ट करके उस बच्चे मैंने पेरेंट्स को ले गई, मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं फेवर करती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा ना करे। आसनसोल की फैमिली, उन्होंने अपने ममता को, अपने प्यार को दिखाया होगा उस खाने के, जो एक जरिया था हाथ से खाना खिलाना। तो मैं तो उनके फेवर, और मैं चाहती हूँ कि अगर उनको कोई कानूनी सहारा लिया होगा तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें आप इसके पीछे छुपे हुए, जैसा मैंने बताया, साइंटिफिक रीज़न और मेंटल कंडीशन भी देखा जाए। नहीं, ये तो गलत है। अगर बच्चे को माँ अगर हाथ से खिलाती है, उसपे पुलिस पकड़ के ले जाए तो ये तो गलत है। माँ प्यार से खिलाती है बच्चे को, अगर बच्चे को हाथ से नहीं खिलाएगी तो फिर वो अगर चम्मच से भी खिलाती है तो वो उससे कुछ प्यार में फर्क नहीं पड़ता है। मैकेनिकल लोग प्यार की परिभाषा और ममता का जो एक दायरा होता है उसे समझ पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। राकेश जी, एक अंतिम उम्मीद, और बार बार मैं आपकी तरफ घूम के इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप बार बार रास्ते वो बता रहे हैं जहां से ये बच्चे अपने माँ बाप तक पहुंच सकते हैं। अजय जी सुन रहे हैं, मंतोष जी को आपने सुना, आप बहुत परेशान हैं वो लोग, और राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात किया जाना और राष्ट्रपति का आश्वासन देना कितना मददगार साबित होगा? निश्चित रूप से देश की राष्ट्रपति अगर हस्तक्षेप करती हैं तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय को जो है वो इस पे एक्शन करना पड़ेगा। और इस पे थोड़ा सा नजर रखें और दबाव बनाने की कोशिश करें। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग में है उसको लिख सकता है कि इस पे वो हस्तक्षेप करें। निश्चित रूप से उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानवाधिकार आयोग है वो बहुत ही संवेदनशील है इस मामले में। तो ये मामला जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी अगर इनके माँ बाप हमसे संपर्क करें या सीधे भी जा सकते हैं जी, तो वो हस्तक्षेप का बन सकता है। और अंतिम हस्तक्षेप तो भारत सरकार का ही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के बच्चे के अधिकार का मामला है। जी, उषा जी, आपकी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स में भी अगर देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं, हमारी संस्था दे सकती है। और राष्ट्रपति ने इसमें कहा है कि वो कुछ करेंगी, तो मेरे ख्याल में अगर वो कुछ करेंगी तो अवश्य ही सुनवाई होगी और बच्चे माँ बाप को मिल जाएंगे। लेकिन हमें भी तब तक सतर्क रहना है जब तक कि बच्चे माँ बाप को ना मिले। हमें भी सबको मिलकर एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी, इस विषय पर सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ आए। और रंजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विशेष तौर पर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें जो इस घटना के मुतालिक थी वो हमने पहुंचाई आपने हम तक। और हम ये दुआ करते हैं और तमाम लोगों की जो दुआएं हैं वो भी साथ में हैं। और यकीन मानिए भारत में दुआओं का मतलब होता है और उसका असर होता है, नॉर्वे के मैकेनिकल लोग समझ पाए या न समझ पाए। फिलहाल महुआ मुहिम में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं दुआओं का असर जल्द होगा, ये दोनों बच्चे अपने घर वापस लौटेंगे। नमस्कार।